अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब आर्य। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने हाल ही में UAE का दौरा किया है और हमने देखा कि आज इसी सिलसिले में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भारतीय असर व रसूख के मुतालिक पूछे गए सवाल पर उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि भारत खुद को पाकिस्तान का मुतबादिल ना समझे। ये उसकी गलत फहमी है कि UAE और सऊदीया उसे पाकिस्तान पर फौकियत देंगे। लेकिन सवाल हमारा ये है, क्या हकीकत भी यही है या हम किसी खुश फहमी का शिकार हैं, हम किसी खुश फहमी में मुब्तला हैं? इस पर हमारे एक्सपर्ट्स क्या राय रखते हैं, प्रोग्राम का पहला सेगमेंट इसी बारे में है। दूसरा ये कि स्टेटस को का खात्मा करने के हवाले से वैसे तो वज़ीर आज़म ने कई दावे और वादे किए हैं, लेकिन आज जब उनके अपने घर की तामीर को गैर कानूनी करार दिया गया तो हालात, सिस्टम और कानूनी पेचीदगियां खुद ही अपना रास्ता बनाकर उनके ताबे हो गई। हम अक्सर सुनते हैं कि इस मुल्क में अमीर के लिए और गरीब के लिए दो कानून है, या फिर गरीब के लिए शायद कानून ही मुख्तलिफ है। और यही सादा सा सवाल हक़ाइक़ के साथ हम अपने एक्सपर्ट से भी पूछेंगे। आखिर में बात सोने जवाहरात के शोबे में टैक्स की इंतहाई कम वसूली के हवाले से। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ेकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ेकार नासिब चौकाई साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सहाफ़ी तज्ज़ेकार अतहर काज़मी साहब भी, इसके अलावा तज्ज़ेकार ज़ुनैरा अज़ीज़ साहबा भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी और सहाफ़ी तज्ज़ेकार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब के इस बयान के हवाले से, जो उन्होंने पाकिस्तान और UAE, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले ताल्लुकात के सिलसिले से मुताल्लिक बात की है कि भारतीय असर व रसूख कहाँ पर स्टैंड करता है। वज़ीर ख़ारजा क्या कह रहे हैं, आप भी सुनिए। वाज़े कर देना चाहता हूँ कि UAE हो या सऊदी अरेबिया हो, वो हिंदुस्तान को पाकिस्तान का मुतबादिल नहीं समझते। अगर हिंदुस्तान की ये ख्वाहिश और कोशिश है कि वो पाकिस्तान पर उनको फौकियत देंगे और कोई चॉइस एक्सरसाइज करेंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है। वो भारत को पाकिस्तान पर फौके देंगे तो ये भारत की गलत फहमी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या ये हमारी खुश फहमी है कि हम ऐसा सोचते हैं? जो ख़ारजा कह रहे हैं ये बात किस हद तक दुरुस्त है, इस सिलसिले में बात कर लेते हैं। जनरल साहब फरमाइएगा, जो कुछ कहा शाह महमूद कुरैशी साहब ने, एग्री करते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पार्शली वक्ती तौर पे आप कह सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ नौयत ताल्लुकात की कुछ मुख्तलिफ है और UAE के साथ कुछ मुख्तलिफ है। तो आप अगर माजी में देखें तो ये दोनों मुल्क ऐसे हैं जिनके लिए पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की हुई है, इनके दिफा के लिए, इनकी आर्म फोर्सेस ट्रेन करने के लिए, इनकी एयरलाइंस ट्रेन करने के लिए, इनके दिफाई अदारे बनाने के लिए बहुत काम किया हुआ है। लेकिन उस बावजूद आज दुनिया में अगर कोई चीज़ हावी है तो वो अपने मफादात हैं, और इन मुल्कों के माशी मफादात बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये तेल की इकॉनमी से निकल के तो इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। लिहाजा इनको मार्केट्स चाहिए और इंडिया एक बड़ी मार्केट है, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे पैसे या तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके साथ सियासी ताल्लुकात और दिफाई वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें, उनमें भी आपको कुछ ताल्लुक बढ़ाना पड़ेगा, वरना तो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर ताल्लुक कायम नहीं रह सकता। अब आप देखिए कि हमारे ऊपर फौकियत दी UAE ने जब आर्टिकल 370 इंडिया ने ख़त्म किया, और वहाँ पे फौरन ही UAE के एम्बेसडर ने कहा कि ये जनाब इंडिया का अंदरूनी मसला, बावजूद इसके कि पाकिस्तान का स्टांस मुख्तलिफ और यूनाइटेड नेशन की करारदादें मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद UAE के एम्बेसडर ने दोबारा वो अपने ना तो बयान वापस लिया और बल्कि उस पर कायम रहे। नतीजा ये है कि पाकिस्तान के ऊपर भारत को फौकियत दे दी, और हमारा स्टांस, हमारा मेनली जो मसला है वो कश्मीर का ही है। भारत के साथ दुश्मनी भी इसी चीज पे चलती है, तो उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। ठीक है, हमने भी उनका, अब आपको याद होगा कि जब यमन में हमने नहीं साथ दिया था तो वो बड़े तलमलाए थे, UAE ने बड़े सख्त बयान दिए थे। लेकिन यह है कि हमने अपना मफाद देखा, और मैं समझता हूँ कि हमें कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। यमन की जंग आज नजर आ रहा है कि एक नाकाम जंग है, और दोनों मुल्कों ने, UAE ने और सऊदी अरेबिया ने बड़ा नुकसान किया है वहां पे, और हमारा फैसला था ये, आज उनका फैसला था, उन्होंने फौकियत दी। लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ चूंकि ताल्लुकात मुख्तलिफ हैं, वहाँ पे हमारे फोर्सेस भी मौजूद हैं, उनको ट्रेनिंग भी हम करते हैं, वो लाजमन कुछ ना कुछ अपने दिफाई ताल्लुकात जो है वो इस्तवार करेंगे। भारत के साथ भी कुछ लोग जाएंगे उनके ट्रेनिंग के लिए, वहाँ पे हो सकता है कोई जॉइंट एक्सरसाइज वगैरह भी करें। लेकिन
टोटली कहना कि पाकिस्तान से हटके वो भारत को गले लगा लेंगे, ये काफी मुश्किल भी है, और अगर कोई करे तो बड़ा वक्त चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान की फौज जो वहां पे है, वो दिफा, सऊदी अरेबिया का दिफा जो है, वो उसको अपना एक मजहबी फरीजा समझती है, जो दुनिया में और कोई मुल्क नहीं समझेगा। और ये हमारे लोग जो है वो उसको एक सादत समझते हैं। लिहाजा वहां पे आप ये कह लीजिए कि एक बेलौस किस्म का आपका ताल्लुक है, जो उनको सिर्फ यहीं से मिलता है, पाकिस्तान से। तो बाकी यह है कि हमारी इकोनॉमी की वजह से थोड़ा उनका एक मदद रही है, और वो उनका एक आप कह लीजिए कि उनकी तरफ हमारा पलड़ा झुका रहा। लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी के मामले में बेहतर करे तो हमारी फॉरेन पॉलिसी और भी आजाद हो सकती है। तो ये पार्शली उनकी स्टेटमेंट दुरुस्त है कि सऊदी अरेबिया के मामले में तो ठीक है फिलहाल, लेकिन नॉट यूएई। और आपने देखा उन्होंने हमारा वीजा वगैरह भी बंद किया है। अब वो झूठ बोल रहे हैं कि कोविड की वजह से किया, कोविड तो इंडिया में सारा, इंडिया में भी ज्यादा है। एक्चुअली उन्होंने सिक्योरिटी की वजह से किया है कि तमाम वो मुल्क 12-13 इस्लामी मुल्क जहां इजराइल के खिलाफ बड़ी नफरत है और बड़ा क्रिटिसिज्म किया जाता है उसको रिकॉग्नाइज करने पे, उन मुल्कों को उन्होंने बंद किया ताकि उनके लोग आके यहाँ पे कोई हंगामा ना कर दें, कोई ऐसी सूरत ना पैदा कर दें कि जिससे उनको इजराइल के आगे सामने कुछ सुबकी हो, उनको कुछ शर्मिंदगी उठा। तो ये वजह है, और उसी वजह से हम पाकिस्तानी जो है वो आज उनके स्टेटमेंट को, लेकिन ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारत को गले लगा दिया जाएगा और पाकिस्तान को एक साइड पर रख दिया जाएगा। यूएई के मामले में वाज़ेह नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन आसिफ भाई चौकता साहब, जितना कुछ हो रहा है हमें उस पर आंखें बंद रखने की जरूरत नहीं है। हम जब तक एक खुशफहमी में मुब्तला रहेंगे, मुश्किल होगा हमारे लिए बाकी टास्क को परफॉर्म करना। ये बात दुरुस्त है शाह साहब की जो वो कह रहे? पहली बात तो शाह साहब को SOP के तहत मास्क सही लगाना चाहिए था। उनका मास्क नाक से नीचे था। पहले तो खिलाफ वर्जी ये थी। दूसरी ये कि बिल्कुल सही कहा शाह महमूद साहब ने कि पाकिस्तान मुतबादिल नहीं है भारत का, क्योंकि भारत ही असल में अब ऑप्शन है मिडल ईस्ट में, UAE में भी और सऊदी अरब में। जनरल साहब ने जो कुछ कहा मैं तस्लीम करता हूँ, बिल्कुल दुरुस्त है, उसका मैं तर्जुमा नहीं करना चाहता। लेकिन हकीकत ये है कि किंग अब्दुल्ला ने जब पहली बार मोदी को आला 3 एजाज़ दिया था, उस वक्त हमने बात की थी, मैंने लिखा भी था कि ये बहुत बड़ा टर्न है, बहुत बड़ा यू टर्न है डिप्लोमेसी में मिडल ईस्ट की, और मिडल ईस्ट इंचिंग टुवर्ड्स इंडिया। उस वक्त लोगों ने बहुत इतराज़ किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बात खुलती गई, साफ़ होती गई। फिर पहला यमन हुआ, उस वक्त हमने मुखालफत की फ़ौज भेजने की। दूसरा यमन हुआ, हमने मुखालफत की और UAE के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आपको पछताना पड़ेगा। हमें पछताना पड़ा, बिल्कुल पछताना पड़ा हमको। फिर जनरल साहब ने कहा कि एक तो माशी मसाइल, बिल्कुल माशी इंटरेस्ट इस वक्त सबसे बालातर है। हिंदुस्तान $100 अरब का इन्वेस्टमेंट कर रहा है ऑयल रिफाइनरीज में महाराष्ट्र में, और कुछ कर रहा है वेस्ट बंगाल में, और ये 50% जो इसकी प्रोडक्शन है वो जाएगी सीधी इंडियन मार्केट को, और बाकी 50% जो है वो और ऑप्शन होगी कि अगर इंडियंस लेना चाहें तो ले लें, वरना हम मार्केट में बेच देंगे। तो बहुत इजी और बहुत शानदार इंडिया के लिए मौके हैं ये। दूसरे कल्चर रेवोल्यूशन आ रहा है, एक सकाफती रेवोल्यूशन आ रहा है सऊदी अरब में। अगर आप देखिए, ड्रेस से लेकर थिएटर तक और थिएटर से लेकर स्टेज शो तक, और वहाँ पर इंडियंस बहुत जा रहे हैं। अब इंडियंस बहुत जा रहे हैं। आमिर खान गए हैं, सलमान खान गए, वहाँ पर डांसेज हुए हैं स्टेज के ऊपर, और बिल्कुल शानदार तकरीबात हुई है। टिकट लगाया उसके ऊपर, उससे आमदनी भी हुई है। स्क्रीन्स लगाए हैं वहाँ, नए अमेरिकी कंपनियाँ स्क्रीन्स लगा रही हैं, कि मतलब सिनेमा हाउसेस खोल रही हैं, बड़े वाले सिनेमा हाउसेस। तो एक वो कल्चर जो बहुत करीब है इंडिया के, हमसे ज़्यादा करीब, हम उसके इतने करीब नहीं हैं। फिर ये कि हमें बार बार तंबी करना, हमें बार बार धुतकार देना, मैं तो ये कहूँगा हमें कश्मीर के मसले पर कहना भाई अपने घर जाएं, आप अपना काम करें। OIC का इजलास नहीं बुलाना, जिद करना नहीं बुलाएंगे हम OIC का इजलास, और फिर जब मलाइशिया और तुर्की से बात करें कि वही बात आ रही है कि हमें अपनी आंखें बंद करके रखनी चाहिए, और आंखों देखी मक्खी हजम करना ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हमें खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हम इस खुशफहमी में पहले ही मुब्तला रहे हैं और नुकसान उठाया है हमने।
अगर हमने पहले भी बहुत नुकसान उठाया, जैसे कि नासिर चौथाई साहब ने फरमाया, और हमने ये भी देखा कि हम इंडियन ट्रेड, इंडियन इन्वेस्टमेंट का मुवाजना करें तो पाकिस्तान उससे बहुत पीछे है। दुबई में, मुत्तहिदा अरब अमारात में इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडियंस की, और इसके हवाले से आपको पता होगा माजी में एक तवील रिपोर्ट भी आई थी कि किस किस्म की उनकी रिहाइश गाहें, उनके विलास, और ये वो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। हमें करना क्या होगा मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की तरफ? हम इसी खुशफहमी में रहें कि नहीं हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं? देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो कहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये इंपॉर्टेंट तब होता अगर ये बात यूएई और सऊदी अरब वाले कहते। अगर उनके मुंह से वो ये कहते कि पाकिस्तान हमारा बहुत करीब है, हमारा दोस्त है, उसका कोई मुतबादिल नहीं, फिर तो इसमें कोई वजन था। ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात है। टू बी ऑनेस्ट, जो हालात हैं वो मेरे सीनियर कोलीग्स ने बड़े बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये सारा सिलसिला शुरू हुआ यमन की जंग से। ये कोई आज का सिलसिला नहीं है, ये यमन की जंग से शुरू हुआ जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पाबंदी लगा दी कि पाकिस्तान की फौज नहीं जाएगी, और वैसे भी हमारी फौज वहां पे जाना भी नहीं था उन्होंने। तो उस वक्त से वो लोग इस ताक में बैठे हुए थे। उनको पता था कि अब हमने किसी और एवेन्यूज को एक्सप्लोर करना है, दूसरी जानिब देखना है। तो भारत बार बार फिर उनको ऑफर्स करता रहा, यहां तक कि भारत ने जाके उनको दिफा के हवाले से बहुत ज़्यादा ऑफर्स की, और उन्होंने कहा कि हम यूएई के अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आपके लिए डेवलप कर सकते हैं, लेकिन आपको अमेरिकन से इजाज़त लेनी पड़ेगी। इसमें इसराइल भी ऑन बोर्ड था, जिसकी वजह से भारत के ताल्लुकात ईरान के साथ भी मुतासिर हुए। आपने देखा होगा कि ईरान ने भारत को चाबहार के मंसूबे से अलहदा कर दिया। तो भारत को भी पता था कि अगर इस रीजन के अंदर कहीं पे पैसा है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट है, तो वो मिडिल ईस्ट की रियासतें, चाहे वो यूएई होगी या सऊदी अरब हो गया, और वो अमेरिका के भी करीब हैं और इसराइल के भी करीब हैं। तो इस वजह से भारत ऑटोमेटिकली उनका नेचुरल अलाय बन गया है। अब जितना करीब इसराइल उनके आ चुका है, पाकिस्तान के और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं वो आपको पता है, सबको पता है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से भारत इस वक्त एक नेचुरल इत्तेहादी बन चुका है, चाहे वो सऊदी अरब हो चाहे यूएई हो। लेकिन ये सारी चीजें ओवरनाइट नहीं होंगी, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता वो इसको फिजल आउट करेंगे, पाकिस्तान को साइडलाइन किया जाएगा और भारत वहां पे अपना किरदार प्ले करेगा। लेकिन यहां पे मैं अभी आपको बताता चलूं कि भारत के अंदर जिस किस्म की ब्यूरोक्रेसी है, जिस किस्म की उनकी फौज है, सऊदी अरब की ख्वाहिश तो बहुत होगी कि वो दिफाई एतबार से वहां पे आके टेक ओवर करें, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सकेगा, इसलिए कि उनकी अपनी जो फौज है वहां पे, जिस तरह जनरल साहब ने जिक्र किया, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं सिर्फ इतनी कि उनकी अपनी फौज के अफसरान से मैंने खुद बात की, तो उन्होंने कहा कि आपके फौजी अफसर ये हलफ लेते हैं कि हम इस्लाम की हिफाजत करेंगे, इस्लाम के हम सोल्जर्स हैं, तो इसका मतलब है कि सऊदी अरब की तो आप ऑटोमेटिकली हिफाजत करेंगे। तो ये सोच उनकी फौज में भी पाई जाती है। क्या वो भारत की फौज के साथ काम कर सकेंगे, ये अभी वक्त ही बताएगा। जुनेरा, देखिए, हमारा जो स्टाफ कॉलेज है और हमारी और भी जो एकेडमीज़ हैं, वहाँ से सऊदी अरेबिया के जो सारे सिपाही हैं, फ़ौजी हैं, वो पास आउट होते हैं। हम वहाँ जाके इन्हें ट्रेनिंग देते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि सऊदी फ़ौज को खड़ा ही पाकिस्तान आर्मी ने किया है, जैसा भी ट्रेन किया है, कुछ अपनी कैपेबिलिटी भी तो होती है ना, आपको ख़ुद भी तो लड़ने के काबिल होना चाहिए, सिखाने वाला तो सिखा देगा। तो वो कैपेबिलिटी उनकी है या नहीं है? जितना भी अभी तक उन्होंने सीखा है जंगें लड़ना और अपने आप को डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से खड़े करना, वो उन्होंने पाकिस्तान से ही सीखा है। अब उसके बाद अगर वो ये समझते हैं कि अभी भी उनको यमन में जंग के लिए पाकिस्तान की फ़ौज की ज़रूरत है या थी, इट सेज़ अ लॉट अबाउट देयर कॉम्पिटेंसी, कि वो अभी भी इस काबिल नहीं है कि अपनी जंगें ऑन देयर ओन लड़ सकें। दूसरा क्वेश्चन इसमें यह है कि अगर वो शौक से करें, ज़रूर करें, हाईएस्ट सिविल अवार्ड उन्होंने मोदी को दिया है आफ्टर पुलवामा, तो अगर दे आर शिफ्टिंग देयर आइडियोलॉजी फ्रॉम इस्लामिक सेंट्रिक कंट्री जहाँ पे हरीमैन शरीफैन है और वो उसके कस्टोडियंस हैं, लेकिन पॉलिसीज़ वो फॉलो करेंगी जो भी उनको इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में सूट करती हैं, तो फिर मुसलमान ममालिक को भी सोचना पड़ेगा कि हमने सऊदी अरेबिया के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, स्पेशली इफ़ दे आर ऑलरेडी नेगोशिएटिंग या एक्सेप्टिंग इज़राइल। तो चीज़ें बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही हैं और सऊदी अरेबिया के लिए एक पोजीशन लेना कोई इतना आसान नहीं होगा, चाहे वो कल्चरल रेवोल्यूशन ले आएँ या जो कुछ भी कर लें। दूसरी चीज़, जहाँ तक यूएई का ताल्लुक है, यूएई के लिए कंपैरेटिवली आसान है डिसीजन मेकिंग। इंटरेस्ट बेस्ड इकॉनमी है, इंटरेस्ट बेस्ड उनकी डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं, पहले भी इंडियंस के साथ उनको ज़्यादा फ़ायदा था, अभी भी ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन इसमें मैं फोकस इस चीज़ पे करूँगी कि हम उन लोगों से ऑयल लेते हैं, हम उन लोगों से पैसे लेते हैं, हम उन लोगों के ऊपर रिलायंस रखते हैं और उसके जवाब में अगर उन्हें स्ट्रेटेजिक और डिफेंस की सपोर्ट देते हैं, तो इसका मतलब है हमने सही कैश नहीं कराया अपनी इतनी बड़ी
सपोर्ट को कि आज हमें ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। तो सोचना और समझना ये है कि आज की बात नहीं है, हमेशा से कंट्रीज इंटरेस्ट बेस्ड फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। कल तक उनको हमारी ज़रूरत थी, आज शायद ना हो, लेकिन ये हमने डिसाइड करना है कि हमने अपनी रेलेवेंस इंटरनेशनल ऑर्डर में कैसे रखनी है और जियो स्ट्रेटेजिक अनफोल्डिंग ऑफ इवेंट्स के साथ अपने आप को दुनिया में रेलेवेंट कैसे। मतलब आप अग्री कर रही हैं कि इस किस्म के बयान से निकलकर अब हमें कुछ आगे की हिकमत अमली पर जाना होगा, राइट जुनेरा? डेफिनेटली। मुसम्मिल साहब, देखिए, हम में एक बड़ी है कि हम ना अगले की गलती बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम हर वक्त ये सोचते हैं कि अगले ने क्या गलती की है। आप देखें, इमरान खान पावर में आए तो सबसे ज़्यादा इमरान खान को सपोर्ट किसने किया? सऊदी अरब और यूएई ने। 3-3 बिलियन डॉलर दिए, डैफर्ड ऑयल पे पेमेंट की, डैफर्ड ऑयल दिया। MBS भी यहाँ आए, दुबई के हुक्मरान भी यहाँ आए और हमने बड़ी शानदार दुनिया में शॉफर डिप्लोमेसी को मुतारफ़ कराया। और उस शॉफर डिप्लोमेसी के हमने बहुत कसीदे पढ़े कि हमने दुनिया में अब नई डिप्लोमेसी ले आए हैं, शॉफर डिप्लोमेसी। और उसके बाद हमने उनसे पैसे भी लिए। पैसे लेने के बाद हम न्यूयॉर्क पहुंचते हैं और हम महातीर मोहम्मद और तैयब अर्दोगान के साथ बैठ जाते हैं कि हमने इन अरबों के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बनाना है। भाई, अभी तो आप उनसे पैसे लेके आए हैं, ऑयल लेके आए हैं, वो आपके मुल्क में आए हैं, उन्होंने इस रजीम को वेलकम किया है, आपने उनका दौरा किया, उन्होंने रेसिप्रोकेट किया उस दौरे का, उनको CPEC में शामिल करने की बात हुई है। वो हम हैंड इन ग्लव्स थे। न्यूयॉर्क प्राइम मिनिस्टर गए, एकदम उनका मूड बदल गया, उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो अरबों के खिलाफ इत्तेहाद बनाना है। उसके बाद आप आज यमन की यहाँ बातें करें, यमन इज द क्लोज चैप्टर। उसके बाद हमें पैसे मिले, उसके बाद वो यहाँ आए, शॉफर डिप्लोमेसी हुई, कमाल दोस्ती हुई, हम गए, वो आए, बेहतरीन ताल्लुकात थे। यमन तो क्लोज चैप्टर था। खराबी कहाँ से हुई? खराबी वहाँ हुई जहाँ आप महातीर और तैयब अर्दोगान के साथ बैठ गए, इनसे पैसे लेके, कि कोई भी किसी से पैसे लेकर, मैं अभी नासिर बेग चुगताई साहब से पैसे लूँ और जनरल अमजद साहब के साथ बैठ के नासिर बेग चुगताई साहब के खिलाफ बातें करना शुरू कर दूँ, तो नासिर बेग चुगताई साहब का रद्द अमल क्या होगा? वही होगा जो UAE और सऊदी अरब का है। हम अपनी गलती की तरफ कभी देखते नहीं है, हम अगलों में कीड़े निकालने की हमने बड़ी, हमसे स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई। हम मलेशिया जा भी ना सके, हम अपने पाँव पे भी ना खड़े हो सके और हमने अरबों को भी नाराज कर दिया। ना घर के रहे, ना घाट के रहे, और आज हम कहते हैं कि जी उन्होंने भारत को बड़ी तरजीह दे दी है। भाई, भारत ने तैयब अर्दोगान और महातीर के साथ साथ बनाया अरबों के साथ करने के लिए, और अभी भी सूरत हाल वैसी है, बजाय इसके कि हम मजीद इस किस्म के बयान सुने कि हालात ऐसे हैं, मामलात बेहतर हैं, दोनों के दरमियान बेहतरीन किस्म की डिप्लोमेसी चल रही है, उससे आगे निकलकर हमें सोचना होगा। हाल ही में वज़ीर ख़ारजा ने UAE का दौरा किया है, लेकिन वहाँ पर भी जिस दौरे के हवाले, जिस मुलाकात को शेड्यूल करके वो गए थे, हमें वो नताइज उस तरह से नहीं मौसूल हो सके। सऊदी अरब को भी हमने $2 अरब वापस कर दिए हैं। UAE ने भी अभी तक कोविड का बहाना बनाकर वीज़ा जो है उसको रोक दिया है, लेकिन भारत के साथ ऐसे मामलात, ऐसे ताल्लुकात उसके भी नहीं है। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, CD ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बनी गाला के घर का नक्शा मंजूर कर लिया है और घर को तरमीम शुदा बिल्डिंग रेगुलेशंस 2020 के तहत मंजूर भी किया जा चुका है। अब नक्शा मंजूर करवाने के लिए खान साहब ने 12 लाख रुपए जुर्माना अदा किया है, लेकिन इस जुर्माना अदा करने के बाद हमने देखा है कि इस रेगुलराइजेशन को बड़ी तनकीद की निगाह से देखा जा रहा है, न सिर्फ अपोजिशन की तरफ से बल्कि बाकी सियासी और समाजी हलकों की जानिब से भी। क्योंकि सवाल कुछ इस तरह से है कि क्या मुल्क में सबके लिए एक कानून है? ये वही कानून है जिसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर खुद भी माजी में बात कर चुके हैं, जिस पर वो स्टेटस को के खात्मे के हवाले से नारे बुलंद करते आए हैं। नासिर बेग चुगताई साहब, इस एग्जाम्पल के बाद आप कहते हैं कि मुल्क में सबके लिए कानून एक है? ये तो बहुत पहले तय कर चुके हैं कि मुल्क में सबके लिए कानून नहीं है, कतई नहीं है, और ना मुझे नज़र आ रहा है आने वाले 10, 15, 50 सालों में शायद ख्वाब ही रहेगा ये। और सबसे बड़ी मिसाल बनी गाला है। सब जगह होता है कि अल्लाह दित्ता का घर गिराते वक्त आपने मुझे बताया था कि पैसे दे दे और घर तेरा नहीं गिराएंगे हम, नहीं हुआ था ऐसा। यहाँ पर ये हुआ कि लॉस तब्दील किए गए, लॉ के तहत ये घर गिराया जाना था। ये पूरा वाइल्ड लाइफ का इलाका था, जंगली हयात का इलाका था। ये घर गिराना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2018 में एक फ़ैसला दिया कि इमरान खान चाहें तो इस पर जुर्माना फ़ीस अदा करके
इसको बाज़ाब्ता बनवा लें, रेगुलर बनवा लें इसको। एक बहुत शानदार ऑफर है उनको मिली, लेकिन इलाके के दूसरे लोगों को नहीं मिली। अगर आप वो उस ज़माने में वापस जाएं तो उस ज़माने में मकान गिराए गए उसी इलाके के, और लोग रोडों पे निकल आए, सड़कों पे निकल आए, लेकिन ये मकान नहीं गिराया गया। आज इस पर फ़ीस कितनी जानी है? 11-12 लाख रुपए फ़ीस जाएगी। बकौल बाबा रावान साहब के 2 बेडरूम का घर है, एक एनेक्सी है, एक मस्जिद है, और है ही क्या वहाँ पर? तो बस इसी पर टैक्स लगना है, इसी पर जुर्माना होना है। 1.2 मिलियन गालिबन जुर्माना लगेगा और बाज़ाब्ता हो जाएगा। लेकिन इस मुल्क के वो लाखों लोग, हज़ारों लोग कराची के अंदर जिनके मकानों को बेदर्दी से गिराया गया, ये कह कर के मास्टर प्लान में नहीं आते, ये कह कर के ये गैर कानूनी है, वो कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए अलग कानून है एक। उनके लिए ये कानून है कि तुम सर्दी में मर जाओ, खप जाओ, तो हम कोई अब वादा हो रहा है उनसे कि हम आपको देंगे ऑल्टरनेट नहीं दे पाएंगे। कराची सड़कों और रेलवे के रास्ते में जितने मकान आ रहे हैं मजदूर कॉलोनी से लेकर साइड तक, वो सब तोड़े जाने। उस पर ये लॉ नहीं आएगा, उस पर ये कानून नहीं आएगा। तो कानून हर एक के लिए मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल 3 कैटेगरीज हैं कानून की, शायद 4-5 हों। अशराफिया, झेली अशराफिया, उससे नीचे के अशराफिया, फिर जिल्लत के मारे हुए लोग, फिर गुर्बत के मारे हुए लोग। जनरल साहब, नासिर चौधरी साहब ने फरमाया कि कानून में कुछ तब्दीलियां भी लाई गई हैं। ऐसी क्या तब्दीलियां होगी कि गरीब के लिए कानून बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गया? देखिए, जो तब्दीलियां लाई गई मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि इस मुल्क में कानून सबके लिए बराबर नहीं है, और इन्फ्लुएंस आपका इस्तेमाल होता है, पैसा इस्तेमाल होता है, और इसी वजह से ना मेगा करप्शन के केसेस में किसी को सजा होती है और ना ही किसी और बड़े कानून को तोड़ने में। कराची का ये कोयटा का आपको वाकया याद है, वो बड़ा एक दिलखराश किस्म का वाकया, जहां एक पुलिसमैन को कुचल दिया एक इन्फ्लुएंशियल आदमी ने, और आपने देखा कि वो बरी हो गया, उसको कुछ भी नहीं हुआ, हालांकि इट वाज ए मर्डर। अब मसला ये है कि मैं इस केस को पूरी तरह जानता नहीं, लेकिन जहां तक कुछ थोड़ा बहुत मुझे याद पड़ता है, ये बाई लॉज की वायलेशन थी। इलाके के कैपिटल, हमारी जो टेरिटरी है, इसके अंदर बाई लॉज वगैरह मौजूद हैं मुख्तलिफ एरियाज के, और अगर आप बाई लॉज की वायलेशन करें, जैसे आपको कहा होता है कि जनाब आप इस साइज का मकान नहीं बना सकते, इतनी जगह इधर छोड़नी होगी, इतना इधर ये करना होगा, फला आपने ये बनाना होगा, अगर उसकी वायलेशन हो तो वो तो जुर्मानों से वो हर जगह रेगुलाइज होती है। लेकिन अगर कोई ऐसा हो कि आपने सरकारी जमीन पे, जैसे कराची में वाकयात हुए थे, वो सरकारी जमीनों पे कब्जा था, तो नाजायज कब्जे में तो बिल्डिंग गिराई जाएगी, वो तो जिसकी भी हो। वो लाहौर में भी गिराई गई हैं बिल्डिंग्स, और वो पिछली हुकूमत के दौर में गिराई गई थी, प्लाजा बन चुके थे, वो गिराए गए। तो ये जो कब्जे हैं वो डेफिनेटली आपको बिल्डिंग गिरानी पड़ती है, लेकिन अगर बाई लॉज की वायलेशन हो तो वो आप फाइन दे के कवर करा सकते हैं। मुझे इसका पता नहीं पक्का, अगर तो ये बाई लॉज की वायलेशन थी तो फिर तो वो बिल्कुल ये जो भी किसी ने की होगी वहां पे सबको जुर्माना ही देना होगा, उसकी बिल्डिंग नहीं गिराई जाएगी। लेकिन अगर ये कब्जे की, मेरा जहां तक याद मुझे पड़ता है, ये जमीन इन्होंने खरीदी थी किसी से, ये कब्जे की नहीं है, सरकारी जमीन नहीं है, तो उस लिहाज से कोई इतना मसला नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि हाँ, कानून तो यहाँ पर मुख्तलिफ है, अमीर के लिए अलग है, गरीब के लिए अलग है। वो अलग बात है कि इस केस की नौबत अगर ये वाकया, मेरा मतलब अगर इस वाकये से ना भी लागू हो तो ये पाकिस्तान में कोई नई चीज तो नहीं, बहुत हो सकता है इनका भी यही हो किस्सा। मैं चूंकि पूरी तरह मैं वाकिफ नहीं कि ये वायलेशन किस चीज की थी, मुझे यही याद पड़ता है कि बाई लॉज की वायलेशन थी। जुनेरा, Well, I think I agree with General Amjad because इस पर्टिकुलर केस में वहाँ पे चक शहजाद में, बनी गाला में इर्द गिर्द जो फार्म हाउसेस वगैरह बने हुए हैं, उन सब में तकरीबन थोड़ा बहुत बाई लॉज का प्रॉब्लम है, और वहाँ पे ये कंसिड्रेशंस दी जाती हैं कि आप थोड़ा बहुत या जितना भी फ़ाइन बनता है वो दे के आप उसको रेगुलराइज़ करा लें। अगर ये कब्ज़े की जगह थी और रेगुलराइज हुई है तो बहुत गलत बात है। अगर इसकी कोई और वायलेशन थी और रूल्स चेंज हुए हैं तो मैं नहीं जानती, उसको भी सामने आना चाहिए, उसके ऊपर आई एम श्योर कोई ना कोई बात करेगा, मीडिया में आएगा, छुप नहीं सकता। लेकिन अगर उनको ऑप्शन दी गई थी कोर्ट की तरफ से कि आप पे कर दें और रेगुलराइज करा लें, तो उन्होंने वो करवा लिया है, तो ही हैज़ बीन गिवन एन ऑप्शन। उसमें मैं ये नहीं समझती कि कोई ज़बरदस्ती हुई होगी। बाकी मुझे कंप्लीट केस का नहीं पता।
बट एट द सेम टाइम अब इसको ज़हन में रखें कि इंक्रोचमेंट और चीज़ है, कब्ज़ा माफिया और चीज़ है, इसको आप ये रेगुलराइजेशन के साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं। वो तो जिसने कब्ज़ा किया उसको कब्ज़ा छोड़ना पड़ेगा। जब भी हमारी जैसे मुल्क की हुकूमत या जो भी उस वक्त के लोग होंगे जब भी एक्टिव होंगे वो कब्ज़ा छुड़वाएंगे, अगर इंक्रोचमेंट है वो उसको गिराएंगे, और ये हमेशा से होता आया है। इसलिए उन प्रॉब्लम्स को इस एक खबर के साथ टैग करके ये कहना कि कानून गरीब के लिए और अमीर के लिए और, वो गलत है। लेकिन ये बात सही है कि हमारे लिए जो एलिट्स के लिए लॉज बने हुए हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। लॉज बने हुए नहीं हैं, लॉज बुक्स में तो वही रहते हैं, लेकिन उनको कॉम्पनसेशन मिल जाती है उसमें बीच में। मतलब इससे बड़ी बात क्या होगी कि अमीरों के लिए जेल भी बहुत बेहतर होती है और गरीब बेचारा एक जेल सेल में कितने कितने लोग घुसे हुए होते हैं, फिर उनको आप कुछ फैसिलिटी ना दें, कोई मर्जी का खाना ना मिले, उस पर शोर मच जाते हैं। वहाँ उन बेचारों को कोई पूछता भी नहीं है कि उनको खाना कैसा मिलता है, मेल नरिशमेंट तो नहीं हो रही। तो ये प्रॉब्लम तो है हमारे यहाँ कि अमीर के लिए और गरीब के लिए और। मुज़म्मिल, ज़ुनैरा साहिबा फरमा रही हैं कि हम इस पर्टिकुलर केस की तरफ ना देखें क्योंकि इसकी कुछ नौयत थोड़ी मुख्तलिफ है। ये कोई गैर कानूनी तरीके से बनाई गई इमारत नहीं थी। कुछ लॉज हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ओवरऑल अलग बात है कि ये सबके लिए कानून एक जैसा नहीं है। एग्री करते हैं आप कि वाकई सबके लिए कानून एक है? देखें, इस वक्त आप किसी भी पाकिस्तान के शहर में अपनी ज़मीन पर कोई घर बनाना चाहें, फार्म हाउस बनाना चाहें, आपको सरकार से उस फार्म हाउस, उस घर का, चाहे 3 मरले का घर हो चाहे 10 एकड़ का घर हो, नक्शा मंजूर कराना पड़ता है। और फिर सरकार मॉनिटर करती है कि आप उस नक्शे के मुताबिक घर बनाएं जो कवानीन सरकार ने घर बनाने के लिए बनाए हैं कि आप गली छोड़ेंगे, ऐसे छोड़ेंगे। हमारे यहाँ लाहौर में भी कवानीन है, कराची में भी कवानीन है। और यूजुअली अगर आप उस नक्शे के मुताबिक घर ना बना रहे हों तो फिर उस इंस्पेक्टर आके कई दफ़ा गिरा भी देता है और फिर कई दफ़ा जुर्माना भी होता है। डिपेंड करता है आपने कैसी वायलेशन की है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की मैं समझता हूँ साख को और उनके मर्तबे को कि ये शायान शान नहीं था कि वो इस केस को इस तरह करते। देखें, वो एक एग्ज़ाम्पल हैं हमारे लिए और वो ख़ुद को कहते भी हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा। लेकिन अब ये भी NRO है, 12 लाख का जुर्माना दे के घर रेगुलराइज कराना। यहाँ तो आप एक कानून सुबह पास करें कि पूरे पाकिस्तान में जितने घर भी नॉन रेगुलराइज्ड हैं, लोगों ने अपने घरों पर बाई लॉज की खिलाफ वर्जी की हुई है, उन्हें इस रेट पर रेगुलराइजेशन की फैसिलिटी दी जा रही है और पूरा पाकिस्तान अपने आप को रेगुलराइज करा ले तो फिर तो हम कहेंगे कि नहीं। पर अगर आपने स्पेसिफिक किया है तो फिर NRO है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म को पूरे पाकिस्तान में बाई लॉज की इम्यूनिटी दे देनी चाहिए, मुकम्मल खुली छूट दे देनी चाहिए कि लोग जैसे मर्जी घर बनाएं, जो मर्जी करें और जुर्माने अदा करें। और फिर बेहंगम बिल्डिंग्स बन जाएं, कोई किसी की दीवार के साथ खिड़की बना ले, कुछ कर ले, सारा कुछ ख़त्म कर दें। और ये बाई लॉज का जो कानून है ये ख़त्म कर देना चाहिए और लोगों को कहना चाहिए कि आप अपनी मर्जी का घर बनाएं और हमें जुर्माने देते जाएं। सरकार को बहुत आमदन होगी, हो सकता है कर्जे ही उतर जाएं। इस तरह सारे आ गया। मैं अतर आपकी तरफ आऊंगी। पर्टिकुलर इस एग्जाम्पल जिसे मैंने कोट किया उस पर जरा रहते हुए, ये है हमारे मुल्क में सबके लिए कानून एक? देखिए, हमारे मुल्क में कानून साहब के लिए अगर एक होता तो मियां नवाज शरीफ साहब आज लंदन में ना बैठे होते, बाकी जितने भी यहाँ पे बीमार कैदी हैं वो इधर ही जेलों में सड़ रहे हैं। जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है, देखें ये मेरे लिए भी हैरानगी की बात है और बहुत सारे मेरे जैसे जो दूसरे सहाफ़ी हैं वो भी इस पर हैरानगी का इजहार कर रहे हैं कि ये कैसा वज़ीर आज़म है जो जुर्माना दे रहा है। हमने तो माजी में ये देखा है कि यहाँ पर एक SRO निकलता है। अगर आप पीछे चले जाएँ 1987 में जब मियाँ साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जनेजो हुकूमत से SRO निकलवाया और चूनिया को इंडस्ट्रियल स्टेट बना दिया। सलमान तासीर साहब रोज़ आके टीवी पे कहते होते थे, उस वक्त वो पीपल्स पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, कि चूनिया इंडस्ट्रियल स्टेट में शरीफ खानदान ने ज़मीनें खरीदी हैं। इस बाद में बीबी की जब हुकूमत आई 1989 में, वो SRO फिर कैंसिल हुआ। 90s में किस किस्म के SROs आते रहे, एक दिन के अंदर किस किस्म की टैक्स की छूट दी जाती रही। तो ये जो वज़ीर आज़म ने हरकत की है ये वाकई उनके शान शान नहीं है। पाकिस्तान में तो ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कोई इतना बड़ा सियासतदान जाए सुप्रीम कोर्ट में, कानून के मुताबिक उसके मुकदमा लड़े, बाद में जुर्माना पे
पे करे। मुझे तो बड़ी मायूसी हुई है, ये कैसी हुकूमत है, इनकी रेट इतनी नहीं है कि इस्लामाबाद में एक अपना घर ये रेगुलराइज करवा सकते, 2-4 अफसरों की ट्रांसफरें कर सकते। तो यही वजह है कि लोग कहते हैं कि ये हुकूमत ठीक नहीं है, ये इस हुकूमत की कोई रेट नहीं है। तो मुझे तो मायूसी हुई है उनकी इस हरकत से। सही, वज़ीर-ए-आज़म ने कानून का रास्ता अपनाया और कानूनी तौर पर जहां पर उन्हें कहा गया कि आपने जुर्माना अदा करना है, उन्होंने जुर्माने की रकम अदा की और अपने घर को रेगुलराइज करवा लिया। ये कोई गैर कानूनी तजावुज़ात का मामला नहीं था, ये गैर कानूनी तामीरात का मामला नहीं था। अब इसको देखा जाए तो एक मुख्तलिफ सूरत हाल ज़रूर थी, लेकिन वहाँ पर यह गुंजाइश मौजूद थी कि आप जुर्माना दें और अपने घर को कानूनी या उस हिस्से को कानूनी करार दिया जाए। तो वो प्राइम मिनिस्टर ने किया। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में सोने और कीमती पत्थर के शोबे में टैक्स के बड़े पैमाने पर अदम वसूली का इंकशाफ हुआ। अब FBI की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पे आई और उसके मुताबिक मुल्क में 60,000 ज्वेलर्स हैं, जिसमें से सिर्फ 21,400 के करीब ऐसे ज्वेलर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। यानी कि 2019 में सिर्फ 10,500 ने टैक्स रिटर्न्स फाइल किए हैं। इसके अलावा किसी का रिकॉर्ड इस वक्त FBI के पास मौजूद नहीं है। लेकिन सवाल हमारा ये है कि FBI इस शोबे से टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम क्यों है? ज़ुनैरा, आपकी तरफ आऊँगी। सबसे पहले बताएगा, टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के हवाले से, टैक्स वसूली के हवाले से यहाँ पर FBI का रिस्पॉन्स वैसा क्यों नहीं है? मेरे लिए तो ये हैरानकुन बात इसलिए नहीं है क्योंकि शब्बर ज़ैदी साहब जो हैं वो कुछ एक दो मौक़ों पर उनसे बात हुई तो वो ये कहते हैं कि मेरा तो छोड़ने की वजह ये थी कि हमारा सिस्टम फेल्ड है और उस सिस्टम में आप जितना भी कोशिश कर लें डिलीवर करने के लिए, आप डिलीवर नहीं कर सकते और मुझे लिटरली नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। अब वो अच्छे खासे डिलीवर करने वाले इंसान हैं, उनका एक स्टेचर है, एवरीबडी नोज़ हिम, और उनसे लेके हर ऐसा बंदा जो टैक्स सिस्टम को बहुत अच्छी तरह समझता है वो एग्री करेगा कि अगर सिस्टम ही फेल्ड हो, सिस्टम ही सही कन्फिगर ना हुआ हो अकॉर्डिंग टू योर नॉर्म्स एंड योर सिस्टम ऑफ द सोसाइटी, तो आप जो मर्जी कर लें, बंदे चेंज कर लें, सिस्टम में लॉज मज़ीद इंट्रोड्यूस करा लें, इट विल नॉट डिलीवर। तो चाहे ये सोने और जवाहरात का जो आप जिक्र कर रही हैं, चाहे ये लोग हों चाहे और लोग हों, हमारा लोएस्ट है, मतलब इट्स शेमफुल, इतनी ज़्यादा आबादी में से टैक्स नेट हमारा इतना लोएस्ट है कि उससे ही अंदाज़ा हो जाता है कि अगर पिछले साल हम देखें तो कुछ बेहतर हमारी अदायगियाँ थी, इस साल हम और भी नीचे गए हैं। तो अगर सिस्टम ठीक होता तो हमें पिछली निस्बत ज़्यादा अभी तक रिसीवेबल्स मिलने चाहिए थे। तो ये इसको रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है और FBR आउटडेटेड है, बिल्कुल काम नहीं करेगा। वज़ीर आज़म कहते थे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाऊंगा, लेकिन वो नहीं लेके आए। तो जो मर्जी कर ले, इसमें से वो कुछ निकाल नहीं सकते। अतर ज़ुनैरा कह रहे हैं कि शब्बर ज़ैदी साहब का भी यही गिला था कि सिस्टम में प्रॉब्लम है। ज़ुनैरा खुद भी कह रही है कि सिस्टम में मसला है। तो फिर सिस्टम ठीक किसने करना है? नाकामी क्यों है यहाँ पे FBR को? देखिए, काफ़ी अरसे से इसी तरह सिस्टम चला आ रहा है, जिस तरह कहा जाता है कि टैक्स रिटर्न्स कम आ रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ हद तक तो आप ताजरों को इल्ज़ाम उन पे लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि जो टैक्स नहीं देना चाहते, लेकिन सिस्टम के अंदर भी ऐसी इनहेरेंट खराबियां हैं कि जो आपको डिस्करेज करती हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं कि अभी मेरे एक जानने वाले आए थे, वो अमेरिका में मुकीम है, वो हर साल पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न्स कराते हैं। इस बरस उन्होंने जाके कोशिश की कि मैं आया हूँ कि मैं टैक्स रिटर्न कर दूँ, हालांकि ना वो यहाँ पे कमाते हैं ना यहाँ पे काम करते हैं। 3-4 दिन तक वो दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे, इतना उनको तंग किया गया। उसके बाद वो कह के गए कि आज के बाद मैं एक पैसा भी यहाँ पे जो है टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाऊंगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी है। तो जब आपका सिस्टम ऐसा हो कि वो हर जगह पे आपको डिस्करेज करता है, आप इसको इजी क्यों नहीं बनाते? इसको ऑनलाइन बनाएं, इजी बनाएं कि बंदे को कहीं पे जाने की जरूरत ना पड़ेगा। आप देख लें कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जब आप उनके बिल देते हैं तो आप ऑनलाइन दे देते हैं बिल, लेकिन जब आपने हुकूमत के साथ कोई इंटरेक्शन करनी हो तो आपको 4 ऑफिस में जाना पड़ता है। कभी एक क्लर्क के सामने खड़े हो जाएं, कभी दूसरे के सामने खड़े हो जाएं। जब तक ये सिस्टम ऐसा रहेगा, रेड टेप ऐसी रहेगी, मेरा नहीं ख्याल कि टैक्स रिटर्न्स में इजाफा होगा। इस सिस्टम को ओवरऑल की जरूरत है और हुकूमत को इस जानिब तवज्जो करनी चाहिए। मुज़म्मिल साहब, टू द पॉइंट होना चाहिए FBR के सिस्टम को। आखिर टैक्स यहाँ पे रिटर्न्स फाइल होने हैं, ताजिर बरादरी 100 काम होते दिन में, फिर FBR यहाँ पर नाकाम क्यों है? क्या खामी है? मैं समझता हूँ कि जो ज्वेलर्स हैं ये तो इनका बाकी ताजरों से अलग मामला है। मतलब हम इनको आम छोटी दुकान के कंज्यूमर शॉप तो नहीं समझ सकते ना कि अब आपको एक दुकानदार है वो आटा चाल जीवनी बेच रहा है या और कोई छोटी हार्डवेयर की दुकान है,
उसमें और ज्वेलर की दुकान में फ़र्क है। हम तो सब ताजरों को एक ही नज़र से देखने लग जाते हैं। मैं समझता हूँ कुछ ज्वेलर स्पेसिफिक रिफॉर्म्स होनी चाहिए। हम अक्सर अगर आप जाएं तो ज्वेलर की शॉप पे ज्वेलर सबसे पहले कहेगा कि जी मैं कैश पैसे लूँगा, ना मैं आप क्रेडिट कार्ड चार्ज करूँगा, ना मैं आपसे किसी और तरह पैसे लूँगा, कैश लूँगा, और फिर मेरा मतलब है कच्ची रसीद देगा, और फिर और डिफरेंट मामलात हैं। मेरा ख्याल है ये ज्वेलर सेक्शन की रिफॉर्म जो हैं इनको आर्म ट्रेडर की रिफॉर्म से अलग करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वेल्थ की रिफॉर्म्स हैं। हमारे यहाँ ज्वेलरी एक जो है वो वेल्थ की एक बहुत वेल्थ रखने की, सोना जो है वो दौलत रखने की एक बहुत बड़ी किस्म है। लोग कैश नहीं रखते, लोग सोना रखते हैं, सोने की डलियां रखते हैं, सोने के बिस्किट रखते हैं, कैश नहीं रखते, क्योंकि नोट को रखना मुश्किल है, सोने की डली रखनी आसान है। फिर वो कहते हैं कि सोना पैरिश भी होता है, महंगा भी होता रहता है, कम नहीं होता। अब तो मेरा मतलब है डॉलर भी ज्यादा रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सागडार साहब ने भी डॉलर को एक जगह खड़ा रखा, अब हमने भी उसे 160 पे लाके खड़ा कर दिया, तो साल एक ही जगह डॉलर खड़ा रहा तो उस पर कोई फायदा नहीं होता, लेकिन गोल्ड का फायदा होता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ज्वेलर्स और ज्वेलरी और इसके डायमंड और दूसरे जो प्रेशियस स्टोन है इनके रिलेटेड इनको आम ताजरों से अलग करना चाहिए। मतलब इससे रिलेटेड एक अलग आप कह रहे हैं कुछ अलग इनकी इस्लाह चाहिए, कुछ नई पॉलिसी लेकर आनी चाहिए। एनबीसी माहिरीन मौशियात भी कहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट मेटल है वो गोल्ड है, जिसमें आप ट्रेड बासानी कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पर वाकई रिफॉर्म्स होने की जरूरत है। एफबीआई नाकाम क्यों ऐसा करने में? नहीं, बड़ी गाले वाले वाक़या ये भी, जिस तरह वहाँ बाय लॉज हैं इस तरह यहाँ भी लॉ है। यहाँ आपने एक लॉ कायम मंजूर किया था 2015 में, सेल्स टैक्स स्पेशल प्रोसीजर एक्ट, ये मंजूर किया था, और उसमें आपने कहा था कि जब आप इनकम टैक्स लगाएंगे ज्वेलर्स के ऊपर, तो सोने, चांदी और कीमती पत्थरों की जो कीमत है वो माइनस कर देंगे पूरी आमदनी में से, और जो चीज़ बचेगी, वो प्रॉफिट बचेगा, उस पर उसको टैक्स लगाया जाएगा। चुनांचे जो आपने फिगर बताई उसमें से ज़्यादा जो टैक्स दिया गया है वो 9,664 रुपये है जो एक ज्वेलर ने दिया है, जबकि उसकी कमाई लाखों बल्कि बाज़-औक़ात तो उससे भी ज़्यादा होती है। सबको पता है कि सोना कितना महंगा है, 180% इजाफा हुआ है सोने की कीमत में गुज़िश्ता 4 साल में। अब अंदाज़ा लगा लें आप कितना सोना महंगा होगा। तो ये भी वही मसला है कि आपको लॉ तब्दील करना पड़ेगा, आपको रूल्स तब्दील करने पड़ेंगे, आपको बाय लॉज तब्दील करने होंगे, इस एक्ट को अमेंड करना होगा कि टोटल जो आपका वो है प्रोडक्ट उस पर टैक्स लगेगा जो आप बेचेंगे। आप एक सेट बेच रहे हैं 5 लाख का और उसकी कीमत उस पर ज़रे क्या कहते हैं मेहनत लगा रहे हैं आप 50,000 की, तो टैक्स तो नहीं लगा ना उसके ऊपर। ठीक है, टैक्स से नीचे आ गया वो। मतलब आप कह रहे हैं कि टैक्स अमेंडमेंट होने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। मेरे पास मुझे क्विकली जाना जनरल साहब की तरफ। जनरल साहब, देखिए, आप नए कवानीन बना लें और ज्वेलर्स को आप टैक्स नेट में लाने की कोशिश कर लें, वो भी ताजर है और ताजर सारे ताजर हैं। आपने शबरजैदी की अभी जुनैरा बात कर रही थी, शबरजैदी के वक्त में उसने बड़ा अच्छा सिस्टम वضع किया था, जहां आईडी कार्ड, खरीदार का आईडी कार्ड नंबर भी लेना था, उसकी बताया गया था कि 50,000 से ज्यादा की शॉपिंग होगी तो ये प्रोसीजर इख्तियार किया जाएगा। लेकिन वो सारे ताजर तो आपको सड़कों पे नजर आए एहतजाज करते और अपोजिशन उनके साथ खड़ी ही हो गए, तो आपको वापस लेना पड़ गया। सो बात यह है कि ये लोग टैक्स देने नहीं चाहते, तो आप क्या करेंगे? कानून बना लें, वो उसका भी कोई तोड़ निकाल लेंगे। सो असल दुख ये है कि टैक्स कोई देना चाहता नहीं। अभी ये बड़ा चर्चा होता रहा कि जी 2 अरब रुपया लगा एक शादी के ऊपर, और जब चेक किया तो उसमें करोड़ों कमाने वाले और शामिल थे, लेकिन कोई भी टैक्स नहीं दे। किसी ने 5,000 दिया हुआ था, किसी ने 50,000 दिया हुआ था। करोड़ों कमाने वाले टैक्स जो है वो हजारों में दे रहे हैं, तो आप सोचिए ना। सो ये एक ऐसा मेरा ख्याल है कौम का कि वो चाहती है कि दौलत कमाएं, लेकिन वो सरकार के खाते से, तो गरीब हुकूमत गरीब होती जाती है, आवाम अमीर होते जाते हैं। सो यही मसला है। कि टैक्स देने वाले अगर टैक्स देना नहीं चाहते तो फिर निजाम इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन सवाल फिर भी यहीं पर आके हो जाता है कि टैक्स देना चाहना या ना देना चाहना ये लोगों की स्वाबदीद नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को अपने रेट कायम करना होगी, कुछ रिफॉर्म्स की टैक्स अमेंडमेंट करनी होगी इस पर्टिकुलर शोबे में, ताकि जो टैक्स नहीं देना चाहते वो टैक्स दें, ताकि आवाम और उसकी फलाह बहबूद पर काम हो सके। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।